लेती हूँ, अपना खेत भी जोत लेती हूँ, मैं ट्रक भी चला लूँगी, डंपर भी, बस भी सब चला लेती हूँ मैं, लेकिन ये जनता का पैसा खा जाते हैं बीजेपी वाले। तो इनका ही एक वो था जी, जब कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो किसी ने ये भी कहा था कि मेरा उतरता पानी देख किनारों पे घर ना बना लेना, मैं समंदर हूँ एक दिन ज़रूर आऊँगा। और ये हर 3 से 4 साल में आग लगा देते हैं, कागज़ों को जला देते हैं, सबूत मिटा देते हैं। तो अपने संविधान को अपने हाथों में ले लिया है, तो फिर संविधान को हटा दो आप। फिर संविधान का क्यों आप बहाना करते हो कि संविधान है, ये है, वो है, ये ले लो। न्यायपालिका को भी आप अपने हाथों में ले लो, उनको बीजेपी का सदस्यता दिला दो, आप ईडी को भी सदस्यता दिला दो। एक प्रवेश शुक्ला का मामला है पेशाब करने का, कि एक चेहरे पर पेशाब किया, वो भी आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति। या जी, या फिर सांसद महोदय जी, यहाँ पर ये व्यक्ति मर गया है, इनके यहाँ पर इतने वोटर हैं, आप आ जाइए, अपना प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखिए जो बिल्डिंगें होती हैं बिल्कुल जर्जर हालत में बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। आज जो गरीब परिवार का बच्चा है, आज वो पटवारी नहीं बन सकता, आज वो कलेक्टर नहीं बन सकता, है ना, आज वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ये बताइए कि विचार भी कुछ, और ऐसे में बताइए जब शिक्षा ही जीरो है, जब टीचर को ही पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो बच्चा कहाँ से शिक्षित होगा। देश में काफ़ी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार हम बात करेंगे आज। और कहीं ना कहीं कई ऐसे जो है मुद्दे देखे जा रहे हैं, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो या कहूँ कि रोज़गार का हो। लगातार देखा जाता है कि आज के जो युवा हैं पढ़ लिख कर तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? और जो देश में इस टाइम पर मैं बात करूं कि लहर जिसकी है, जो देखी जा रही भाजपा की, सरकार भाजपा की, मुख्यमंत्री भाजपा के, विधायक भाजपा के, सांसद जो है वो भी भाजपा के, राज्यसभा सांसद वो भी भाजपा के, यानी सब कुछ भाजपा के। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई तरक्की देखने को नहीं मिल पा रही, बल्कि यहाँ तक की बातें ये तक देखी जा रही हैं कि जब अगर सरकार बदली तो ये हो जाता है कि आखिर में ऊपर जो सरकार है वो कांग्रेस की है, तो हम कैसे तरक्की करें। ये तब कहना था शिवराज सिंह का जब सरकार ऊपर कांग्रेस की थी और मध्य प्रदेश सरकार जो थी भाजपा की थी। आज हमारे साथ हैं पंडित सीमा शर्मा और आपसे हम बात करेंगे इसी पूरे मामले पर कि आखिर में इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। आज देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी तरक्की देखी जा रही, लहर उसकी भी बन रही, और सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखा जाए तो शिक्षा का ही मुद्दा केजरीवाल के द्वारा उठाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया। जी थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगी आज की इस सरकार और इस भ्रष्टाचार पर? और सबसे बड़ी चीज़ें देखी जा रही, शिक्षा का मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी आपकी इस पार्टी पर बना रहता है, तो आपके इस क्षेत्र में क्या शिक्षा की व्यवस्था है, क्या चल रहा है? देखिए हमारे यहाँ पर पहले आपको बता दूँ, मेरा विधानसभा सिहावल लगता है, जिला सीधी। और हमारे यहाँ आप ही मत देखिए सिहावल में, पूरे आप सीधी में ही देख लीजिए, शिक्षा के नाम पर ज़ीरो है। जो हमारे यहाँ पर टीचर हैं आप उनको देखिए, टीचर लूडो या कोई और गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं, बच्चे अपने में मस्त रहते हैं, नाम मात्र का शिक्षा है, स्कूलें जर्जर हैं, कभी भी गिर सकती हैं, भगवान भरोसे चल रहा है। और शिक्षा के नाम पर यहाँ पर ज़ीरो है। यहाँ पर गाय भैंस, स्कूलों में अड्डा है गाय भैंसों का, आप देखते हैं अक्सर कि वहाँ पर गाय सो रही है या फिर भैंस या फिर बकरियाँ, देखा होगा आपने अक्सर सरकारी स्कूलों में। और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, टीचर सोते रहते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, भगवान भरोसे वो हैं, कभी भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ। और ऐसे में बताइए जब शिक्षा ही जीरो है, जब टीचर को ही पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो बच्चा कहाँ से शिक्षित होगा। और दूसरी चीज़ें ये है कि यहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है अच्छी ढंग की, देखा जाए तो शिक्षा के नाम पर ज़ीरो है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं हमारे विधानसभा से, लेकिन शिक्षा में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। न यहाँ स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है हमारे विधानसभा में। और आज देखिए उन्होंने भोपाल में और इंदौर में उन्होंने अपना कॉलेज खोल के रखा है। क्या यह व्यवस्था इन गरीब जो बच्चे हैं गरीब घर के, क्या
इनके लिए नहीं कर सकते थे? आज ये बच्चे बेचारे परेशान हैं, मजबूर हैं बाहर जाने के लिए। एक किसान परिवार का एक व्यक्ति अपने बच्चों को किसी तरीके से बाहर भेजता है, अनाज बेचकर पढ़ाता है, लिखाता है, और ख़ासतौर पर इन्हीं के कॉलेज में भेजता है। जितने भी यहाँ के पटेल होंगे उन्हीं के जाकर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो यही शिक्षा यहाँ भी तो दे सकते थे, ये यहाँ पर यही कॉलेज कर सकते थे, तो बच्चों को नहीं जाना पड़ता। उनका जो आय था, जो पैसे थे, वो जो बचता उनका, लेकिन उन्होंने शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया है, ज़ीरो है। ये आपने जो है बताया कि अभी तक जो है भोपाल में जो है जिस तरीके से देखा जाता है कि शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की बात की जा रही है। कमलेश्वर पटेल जो कि लगातार देखा जाता है कि आज कई वर्षों से जो है विधायक हैं सिहावल क्षेत्र के, और उनके द्वारा जो ये बातें रखी जाती हैं कि भाई हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर इन सारी चीज़ों पर फोकस मैं कर रहा हूँ, हमारी सरकार करेगी। लेकिन आपका कहना ये है कि वो सिर्फ भोपाल में अपना विकास कर रहे हैं, ना कि यहाँ। और अब जो है आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार बनती है उस क्षेत्र में, यानी कि वहाँ की विधानसभा अगर आपकी हुई, आपकी सीट आई, तब आप क्या करेंगे वहाँ? जी, मैं आपके सवालों का भी जवाब दे रही हूँ, पर मैं आपको पहले बता दूँ, आपने उनका नाम लिया कमलेश्वर पटेल जी, वो हमारे बड़े भाई के समान हैं और हम लोगों का अच्छा संबंध भी रहा है घर से। हम लोग फैमिली जैसे मेंबर हैं। पर देखिए, जहाँ समाज की बात आती है तो मैं वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी। देखिए, वो कहते हैं कि आप मेरा विरोध करती हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हैं। आज जो कमियाँ हैं समाज की, वो मैं तो सब सामने रखूँगी ना, क्यों नहीं हुई अगर इतने साल से मंत्री विधायक रहें तो। जी, अब आप पूछिए। नहीं, मेरा कहना ये कि अगर आपकी सरकार वहाँ पर आई तो वहाँ पर क्या तरक्की देखने को मिल सकती है आम जनता को? देखिए, आप किस क्षेत्र में पूछ, शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहे हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में। जी, देखिए, शिक्षा आज देखिए आप दिल्ली में जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ की सरकारी स्कूल इतनी अच्छी बना दी गई हैं कि मतलब यहाँ की प्राइवेट स्कूलें फेल हैं, ज़ीरो हैं। प्राइवेट स्कूल कुछ भी नहीं सरकारी के सामने। और वहाँ पर देखिए आप दिल्ली में कलेक्टर, एसपी, डीएसपी का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसी स्कूल में एक गरीब घर का बच्चा भी पढ़ रहा है। आप देखिए एकता और समानता का कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आती है तो स्वाभाविक है कि शिक्षा में तुरंत बदलाव किया जाएगा। जो यहाँ के टीचर हैं उनको विदेशों में भेजा जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उनका कहना है कि हम जो है विदेशों में भेजेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और यहाँ पर बदलाव करेंगे। देखिए, आज जो गरीब परिवार का बच्चा है, आज वो पटवारी नहीं बन सकता, आज वो कलेक्टर नहीं बन सकता, है ना, आज वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ये बताइए कि बेचारों का क्या कसूर है? क्या कसूर है इनका? गरीब क्या इनके क्या आशाएं नहीं होती हैं? इनकी क्या उम्मीदें नहीं होती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के कलेक्टर बने या एसपी बने या तहसीलदार बने या पटवारी बने? लेकिन इनको दबाया जाता है, इनको शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके कारण से आज ये हालात हैं शिक्षा में। हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी आएगी उस दिन ज़रूर बहुत अच्छा बदलाव होगा और गरीब का बच्चा भी एक दिन कलेक्टर बनेगा और एसपी बनेगा जिस दिन आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो बिल्कुल आपका कहना है कि विकास जो है हम तो कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी भी कर रही है और हम हर गरीब व्यक्ति के साथ खड़े हैं, एक समान व्यक्ति के साथ भी खड़े हैं। जिसकी ज़रूरत जहां पर होगी हम हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर शिक्षा की बात की जाए जो नहीं देखी जा रही, हम वो भी यहाँ पर सबसे बड़ी व्यवस्था करेंगे। और एक प्राइवेट स्कूल में लगातार देखा जाए तो 10,000 रुपये फीस लग जाती है और वहीं महीने भर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर साल की बात की जाए तो लाखों पार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस पर बेहद आवश्यक ये जो बातें रहीं और आवश्यकता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो बेहद ज़रूरी है। अगर शिक्षा का स्तर अगर सुधार आ गया तो देश का विकास तभी होगा जब हमारे पास शिक्षा होगी। दूसरी बात हम करेंगे, जिला अस्पताल की बात की जाए इस क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं हर जगह जो है उप स्वास्थ्य केंद्र भी बने हुए हैं, बिल्कुल, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर, नर्स, मरीज, कंपाउंडर कोई मौजूद नहीं रहता। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? सर देखिए, नर्स तो कहीं कहीं मौजूद रहती हैं लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं रहते वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो बिल्डिंगें होती हैं बिल्कुल जर्जर हालत में बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। और सामुदायिक केंद्र आप देखिए पूरे खाली पड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर जो सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, आपने विजिट किया होगा, देखा होगा यहाँ सीधी का भी, वहाँ पर बेड तक नहीं है, डॉक्टर प्रॉपर नहीं है वहाँ पर, और आईसीयू में जो है एसी फेल हैं,
एसी नहीं है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक विधायक का जिम्मेदारी बनती है, विधायक जी के अंदर में आता है हॉस्पिटल कि वो उसको सही कराएं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। देखिए जो यहाँ के लोग हैं पैसे को डकार जाते हैं, इस सब इनकी मिली भगत होती है। चाहे ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के जो अधिकारी होते हैं या चाहे हम कहें विधायक की बात करें, ये सब मिल करके ये पैसे को डकार लेते हैं। इतने पैसे आते हैं फंड में, बहुत पैसे आते हैं हॉस्पिटल के लिए, लेकिन ये लोग सब दिखा देते हैं ऊपरी ऊपरी कागज़ों पर कि हमने बेड खरीद लिया, हमने ऑक्सीजन खरीद लिया, हमने जो है एसी खरीद लिया, लेकिन जब वहाँ आप देखने जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा, सब बंद पड़ा रहता है। सब पैसे निकाल के खा लेते हैं। और आज देखिए जो गरीब परिवार बेचारा है वो कहाँ जाए, वो भाग करके आता है सीधी हॉस्पिटल में कि चलो हो सकता है भगवान बच जाए। भगवान भरोसे बच जाता है तो ठीक है, बच गया तो उसका वो लक है, उसका वो नहीं है कि डॉक्टर उसको ठीक कर दिया, वो उसका लक था, उसका सौभाग्य था, वो बच गया। और इसके बाद देखिए क्या होता है, जब वो बच जाता है, जब अगर बच गया तो ठीक है, मर गया तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ के विधायक या सांसद होते हैं और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो हर गांव में होते हैं, तो कार्यकर्ता क्या होता है कि उनको मैसेज पहुंचाते हैं कि विधायक जी, भैया जी या फिर सांसद महोदय जी, यहाँ पर ये व्यक्ति मर गया है, इनके यहाँ पर इतने वोटर हैं, आप आ जाइए, अपना प्रॉफिट है, आ जाइए। तो एक गरीब के परिवार के घर में या किसी के भी घर में अगर वो जाते हैं मरने पर, द्वार जिसको कहते हैं ना, अपने द्वार जाते हैं करने के लिए, द्वार करने जब जाते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि कम से कम विधायक जी तो आए हमारे घर, और हमारे घर कम से कम सांसद महोदय जी तो हैं, हमारा तो मान सम्मान बड़ा कर दिया, ऊंचा कर दिया। पड़ोसी देख रहा होगा, कहेगा कि उनके यहाँ तो विधायक आए थे, उनके यहाँ तो मंत्री जी आए थे, उनके यहाँ तो सांसद महोदय जी आई थी। इतने से ही खुश हो जाते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं। और अब तो वोट हमके तो वही व्यक्ति इनके देगी है, और तो के आवा नहीं, हम तो वोटवा वही के दे व्यक्ति की। अब और वो लोग जाते ही इसीलिए हैं वोट बैंक के लिए। मेरा ये कहना है सांसद महोदय जी से, और मेरा ये कहना है विधायक जी से कि आप किसी की क्या मनौती मांग के रखते हो कि हाँ वो मर जाएगा तो जाएंगे, आप उसके जिंदा में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? जब वो जिंदा होता है तब आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं बताते हैं कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको जो है आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, आप गरीब परिवार है, उसको कुछ विधायक निधि से पैसा आप दे दीजिए, हो सकता है वो बच जाए। और अगर यही जो विधायक अगर हॉस्पिटल में आके विजिट कर लें या सांसद महोदय और बच जाए तो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी करेगा वो, और 10 जगह वो बोलेगा कि उन्होंने मुझे बचाया है। लेकिन क्या ये लोगों को नहीं दिखता है? ये सिर्फ ये लोग गंदी राजनीति करना चाहते हैं। विधायक निधि का पैसा कहाँ जाता है, मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गया पैसा? कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये इनके पास आता है। और एक आता है गरीबी निधि, एक आता है सहायता निधि, एक आता है गरीब जो बहुत ही पुअर फैमिलीज होता है, उसको भी 5 से 7 हज़ार रुपये दिया जाता है। ना कभी वो किसी को देते हैं, सारा पैसा साइन करके अंगूठा लगा के निकाल लेते हैं ये लोग, उनसे झूठा वो मांग लेंगे, अकाउंट नंबर की आएगा, उसी अकाउंट से वो पैसा को निकाल लेते हैं, वो दिखा देते हैं कि ये अकाउंट में पैसा गया है, लेकिन जाता नहीं है। आपकी पार्टी भी क्या लगता है आपको कि मतलब आने वाले टाइम पर क्या आपकी पार्टी इस बार आएगी, इस बार सरकार बना पाएगी मध्य प्रदेश में? मतलब क्या तैयारी है आपके क्षेत्र से लेकर के एक मध्य प्रदेश लेवल तक की अगर बात करूं? देखिए क्षेत्र में चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, हमारी आम आदमी पार्टी सक्रिय है। और देखिए आम आदमी पार्टी का बस जो सोच है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, मेन चीज़ है भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। मेरा ये भी सिद्धांत है भ्रष्टाचार पहले ख़त्म होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया तो समाज की जो हमारा समाज पीछे जा रहा है, तो वो समाज जो पीछे जा रहा है वो रुक जाएगा वहाँ पर, क्योंकि भ्रष्टाचार जब ख़त्म हो जाएगा तो जो योजनाओं का लाभ है वो जनता तक पहुँचने लगेगा। चाहे आप अनाज देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए सहायता निधि हो गया, चाहे आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार जैसे कि नौकरी में हो गया, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे मतलब वो हैं फील्ड हैं जिसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो सारे फील्ड का भ्रष्टाचार रुक जाता है तो हमारा समाज तेज़ी से ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा। तो और जो हमारा युवा भाई है वो पढ़ लिख के कुछ बनेगा तो क्या होगा, अपनी जीडीपी भारत देश की बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो देखिए हमारा जो देश है वो मजबूत होगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी आएगी सबसे पहले भ्रष्टाचार ख़त्म करेगी। मैं तो ऐसी लड़ाई लड़ूंगी ना, बता रही हूँ कि मैं एक भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूँगी। चाहे आज जो पैसे खा रहे हैं पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, आप देख रहे होंगे सरपंच,
सचिव इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करके रखा है कि कोई हद नहीं। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। आप कहीं भी जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। अगर एक एसडीएम को कोई फाइल पास करना है तो पहले 5 से 10,000, 20,000, जितना बड़ा उनका केस है उस हिसाब से ये लोग पैसा लेते हैं। और क्या बताएं। इस पर कोई एक्शन भी नहीं? कोई एक्शन नहीं होता है इनके खिलाफ, क्योंकि वो इंसान सोचता है कसम मेरा काम तो हो जाए। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब इंसान सोचता है कि मेरा काम हो जाए, इसके कारण देखिए ये होता है इसका कारण कि कहीं में कहीं जो भ्रष्टाचार में आम जनता का भी हाथ है। जिस दिन जनता पैसा देना बंद कर दे, वो ठान ले कि हम लोग कोई पैसा नहीं देंगे, उस दिन इनको फ्री में काम करना पड़ेगा। लेकिन जनता ठानना नहीं चाहती है, सोचती है मेरा काम हो रहा है, हमें क्या करना है दूसरे से। जिस दिन एकता हो जाए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाए, इनको पैसा नहीं मिलेगा तो मजबूरन क्या करेंगे, फाइल रख के वो पास करेंगे, काम करेंगे। अभी आपके क्षेत्र में देखा गया था कि आपके बगल में ही देखा गया कि एक प्रवेश शुक्ला का मामला आया पेशाब करने का, कि एक चेहरे पर पेशाब किया, वो भी आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति। तो इस पूरे मामले पर काफ़ी किरकिरी हुई बीजेपी का और कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा ये वीडियो वायरल की गई, ये भी कहना है आम जनता का। और दूसरी बात ये देखी जा रही कि विधायक प्रतिनिधि भी कहला रहा है, वो जो कि भाजपा का है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने क्या एक्शन लिया, या आम आदमी पार्टी का क्या कहना रहा इस पूरे मामले पर कि ये जो हुआ वो उसके लिए कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए थी, एनएसए जो लगा वो कहाँ तक जायज़ था, या उसका जो मकान गिराना था वो सही था या गलत था? क्या राय है इस पर आपकी? देखिए मैं तो कहना चाहती हूँ कि देखिए जो भी वीडियो बनाया और जिसने किया ये हरकतें दोनों गलत हैं। देखिए पहली बात तो जो वायरल किया वो भी गलत है और जिसने ये हरकतें किया वो भी गलत हैं। देखिए दोनों दोषी हैं इसमें। और देखिए इस तरीके से सामने वालों को नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से जो हरकतें किया, एक आप बड़े घर के हो, ब्राह्मण समाज के हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर वो कोई गरीब परिवार का है, अगर कोई आदिवासी आता है, समाज से आता है, तो उसका कोई कसूर नहीं है कि वो आदिवासी है तो उसका कसूर है। बेचारे को उसका क्या कसूर है, वो भी जी रहा है, खा रहा है, यही हवा में रह रहा है, यही खाना खा रहा है, तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो देखिए ये भी गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी देखिए जो उनके ऊपर एक्शन जो भी लेगी वो गवर्नमेंट लेगी। और देखिए उन्हीं की सत्ता है तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, सत्ता उन्हीं की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और वो लोग क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, वो मैं कुछ नहीं। मेरा सवाल ये था कि मकान गिराना क्या ये जायज़ था या? देखिए पहली बात तो ये तानाशाही है। साफ शब्दों में कहें तो पूरा बीजेपी पार्टी तानाशाह बन चुकी है। वो अपने जो संविधान को अपने हाथों में ले लिया है। उसको संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी पार्टी को, क्योंकि ये काम कोर्ट का होता है। बिना कोर्ट के आदेश के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो, चाहे कोई रेप केस का मामला हो, चाहे किसी का मर्डर का मामला हो, चाहे आपने अभी पूछा, ये तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही बोलने में, जो आपने पूछा, चाहे ये मामला हो, ये बहुत ही ये गलत निर्णय है। संविधान किस लिए बना हुआ है कि संविधान के तहत काम होना चाहिए, एक्ट के तहत काम होना चाहिए। तो अगर ये खुद अपने संविधान को अपने हाथों में ले लिया है तो फिर संविधान को हटा दो आप। फिर संविधान का क्यों आप बहाना करते हो कि संविधान है, ये है, वो है, ये एक्ट लागू होगा उसके ऊपर। फिर आप संविधान को अपने हाथों में ले लो, न्यायपालिका को भी आप अपने हाथों में ले लो, उनको बीजेपी का सदस्यता दिला दो, आप ईडी को भी सदस्यता दिला दो। मैं आपसे एक और विशेष चर्चा करूंगा कि अभी हाल ही में सतपुड़ा के कार्यालय में जहां रिकॉर्ड रखे हुए थे, पेपर रखे हुए थे, वहां पर जो है आग लगी और सारे पेपर जलकर खाक हो गए। और वहां पर इतना ऊपर था कि वहाँ तक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँचा कि ठीक तरीके से आग बुझ सके। और कहीं ना कहीं ये तीसरी या चौथी बार जो है वहाँ पर आग लगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी एक प्लान था, प्रीपेड प्लान बनाया गया था वहाँ पर आग लगाने का, या ये हादसा ही कहेंगे? देखिए रवि जी, ये तो सबको ही जान रहा है कि हर 3 से 4 साल में, हर साल में आग लगती है वहाँ पर। तो ये तो प्री प्लान ही होता है, इनको सबूत मिटाया जा रहे, मतलब ये लोग सबूत मिटाते हैं पूरा। और जो मैं आपको भी बात करी मैं हॉस्पिटल का, कि ये लोग दिखा देते हैं कागज़ों पर, लेकिन ये होता नहीं असलियत में। तो वही मुद्दा ये है कि ये लोग जो है फर्जी फंड जारी करते हैं और वही जो है कागज़ों को जलाया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट में ही, स्वास्थ्य विभाग में ही आग लगी थी, आपने पता किया होगा। तो स्वास्थ्य विभाग का ही ये जो है विभाग था। और ये हर 3 से 4 साल में आग लगा देते हैं, कागज़ों को जला देते हैं, सबूत मिटा देते हैं, ताकि अगर जब कोई सरकार आए आगे तो कोई जो है हमें फंसा ना पाए।
बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए कि एक राजनीति है, गंदी राजनीति है और भ्रष्टाचार की चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई ये पेपर ही ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल। और देखिए मेरा कहना ये भी है कि बीजेपी सरकार से कि अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हो, किसी और पार्टियों पर कहते हो कि ये पार्टी, ये नेता भ्रष्ट है, या जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी के जो अभी सिसोदिया जी थे, माननीय सिसोदिया जी, उनको जेल में डाल दिया जाता है साजिश के तहत क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। तो आप बिना सबूत के डाला है, इनको झूठा फंसाया गया, आज तक कोई संपत्ति इनको नहीं मिली है, इसके बाद भी उनको जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन जी को भी झूठा केस में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर बीजेपी सरकार अगर ईमानदार है या माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ईमानदार हैं और सच्चे हैं तो अपने विधायक, अपने सांसद, अपने विधायक के यहाँ पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों छापा नहीं पड़वाते हैं? इनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, ऐशो आराम की विधायक जाकर के ज़िंदगी जी रहे हैं विदेशों में, कहीं दिल्ली में तो कहीं मुंबई में, ऐशो आराम की इतने अच्छे से सूट बूट से रह रहे हैं, इनकी तो सैलरी नहीं होती है, कहाँ से चल रहे हैं ये? ये तो सभी तब पैदा हुए थे जब राम युग था और सतयुग था, कि मतलब उस जमाने के ये सब हैं, ये कभी लूटपाट नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए इनके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ता। बाकी तो लोग विपक्ष के हैं, वो सब अभी पैदा हुए भ्रष्टाचारी हैं सब, इसलिए ये सब ये होता देखा जाता है। अब आखिर इनका ही एक वो था जी, जब कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो किसी ने ये भी कहा था कि मेरा उतरता पानी देख किनारों पे घर ना बना लेना, मैं समंदर हूँ एक दिन ज़रूर आऊँगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। क्योंकि उनके ऊपर हमले हुए थे, ठीक है, और जैसे वो बीजेपी पार्टी आई और उनके ऊपर क्या किया, उनको भी जेल में डलवा दिया। किया कि नहीं किया था? आपको मालूम होगा चीज़ें, ये केस सबको मालूम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पी चिदम्बरम जी की बात कर रही हूँ मैं इस चीज़ें, ठीक है। तो उनको जेल में डलवा दिया जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबका समय आता है, आप तानाशाह मत बनिए, आप समाज के लिए काम करिए। जो जनता आपको चुनी है, जिसलिए आप जनता के लिए आप काम करिए ना। जनता जो है एक उम्मीद लेके बैठी है आपसे, लेकिन आप जनता को इग्नोर कर देते हो। जब चुनाव आता है तब आप जनता के बीच में पहुंच जाते हो और जनता से कहते हो कि हम ये आपका घर बनवा देंगे, कि आपको हम पानी दिला देंगे, आगे हम जीत जाएंगे, बस हमें वोट देना, हम आपको हैंडपम्प खुदवा देंगे, यहाँ पर आवास दिला देंगे। लेकिन जैसे जीत जाते हैं, 5 साल जीत जाते हैं, इसके बाद 5 साल गायब। जैसे चुनाव आता है फिर नज़दीक आ जाते हैं, दिखने लगते हैं। अब जनता चाहे तो जाए कहाँ? बीजेपी को देती है, और बीजेपी जब ऐसे करती है तो कांग्रेस को दे देती है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तीसरा विकल्प अब आ गया है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी इनके सामने तीसरा विकल्प है। मैं इनको कहती हूँ तीसरा विकल्प को आप पहला विकल्प बना लीजिए अब, क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्ची कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ पर बिजली फ्री देगी, शिक्षा फ्री देगी, स्वास्थ्य फ्री देगी, महिलाओं को आने जाने के लिए और पुरुषों को सबको एसी बस सेवा फ्री दे दी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हर महिलाओं को 2000 रुपये हर महीना दी जाएगी। ये जो मैंने आपको गिना रही हूँ ये योजनाएं दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की लागू करके रखी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं आपको गिना रही हूँ, आप सब जानते हैं। और शिक्षा भी फ्री, वहाँ पर स्वास्थ्य भी फ्री है, गली गली मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स ट्रेनिंग वहाँ किए हुए हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर लाए जाएंगे, अच्छी व्यवस्था की जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो मेरा यही यहाँ की जनता से आग्रह है कि आप बस एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। जब आपने इतने बार कांग्रेस को मौका दिया, इतने बार बीजेपी को मौका दिया, लेकिन एक बार अगर आम आदमी पार्टी को दे दोगे तो क्या जाएगा? आप देखो तो बिल्कुल प्रयास किया जा सकता है, देखा जा सकता है। काम करेगी अगर वो आम आदमी पार्टी बोल रही है, माननीय केजरीवाल जी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि बस एक मौका दे दो, आप बस एक मौका दे दो। अगर काम नहीं करेगी पार्टी, या हम काम नहीं करेंगे, या हमारे लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग तो आप फिर से पार्टी चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी और पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन आपको पहली बात आम आदमी पार्टी मौका ही नहीं देगी। बस आप एक मौका तो दो आप पहले। मैं आपसे कुछ पारिवारिक और बात करूं कि मतलब कुछ प्राइवेट बातें करना चाहूँगा, कुछ सवाल और पारिवारिक कर सकता हूं या नहीं? देखिए, ये जो है समाज के मुद्दे पे आप बात करें, मतलब पारिवारिक, मतलब कुछ ऐसे ही सवाल जो आपके घर से रिलेटेड हैं कि आप किस घर से बिलोंग करती हैं, जनता आपको जो देखना चाहती है, मतलब मिडिल फैमिली से हैं, बहुत बड़े घर से हैं, या काफ़ी गरीब घराना है आपका, और क्या आपकी योग्यता है, जनता क्या अपेक्षा करे आपसे? देखिए, मैं भी एक गरीब घर की लड़की हूँ, लेकिन हमारी सोच जो है बहुत बड़ी है,
और कहीं में कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी समाज से पीड़ित हूँ, और जो पीड़ित होता है समाज से वो पीड़ितों का दर्द बहुत अच्छे से समझता है वो। तो मेरा पढ़ लिख के आना समाज में यही एक उद्देश्य था कि मैं इन लोगों के दर्द जो है अच्छे से समझ सकती हूँ, और हमें इनके लिए काम करना चाहिए। और बहुत बड़े घर से तो नहीं हूँ, मेरे जो फादर थे जब मैं छोटी थी 8 महीने की तभी ख़त्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। आज तक पता नहीं चल पाया कि उनका मर्डर किया गया था या एक्सीडेंट था। मतलब कहा जाए कि काफ़ी जुझारू हैं आप। जी बिल्कुल। और हमारे जो 2 भाई हैं वो दोनों मेरे भाई BSF में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, और वो देश का सेवा कर रहे हैं, और उनके अंदर भी बहुत जुनून है काम करने का। और मैं उनकी बहन हूँ तो मेरे अंदर भी जुनून है काम करने का। मैं क्या है कि मैं बॉर्डर पे नहीं जा पाई क्योंकि मेरी माँ यहाँ अकेले थी, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मैं समाज में भी तो रह के समाज सेवा कर सकती हूँ। अगर वो देश का सेवा कर रहे हैं तो मैं समाज का कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं समाज में उतरी। आज हमारे यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, जब भी मैं भोपाल से या इंदौर से आती थी अपने गाँव और देखती थी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो कभी हटने वाला नहीं है। मैं कई बार सरपंचों से भी बात करी, रोड बन रही थी हमारे यहाँ पर, मैंने बोली कि ये रोड घटिया क्वालिटी की बनी हुई है, मैं ऑब्जेक्शन लूँगी इस पर। तो उन्होंने बोलते हैं कि अरे तू कौन होती है, तू कौन होती, तू कहीं की तोप है क्या? मैंने बोला, कहा ये सरपंच जी एक थे हमारे यहाँ के, तो उन्होंने कहा तू कहीं की तोप है क्या? तो मैंने बोला तोप क्या होता है, रुक जाओ एक दिन तो ज़रूर बताऊँ। तोप बन के आएंगे और गोला दागेंगे कि क्या होता है, और जो भ्रष्टाचार इतना कर रहे हो ना, तो एक दिन ज़रूर उसका भी आपको भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं जो देखिए, हम बहुत बड़े नेता नहीं है कोई, एक समाज सेविका हूँ। अभी आम आदमी पार्टी में महिला जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश में हूँ मैं, पूरा मध्य प्रदेश की, और मुझे जिम्मेदारी दी गई है प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना। देखिए मेरा एक ही मुद्दा है, सिर्फ जनता को जागरूक करना। इनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश बहुत अशिक्षित है, और उसी के कारण आज हमारा देश इतना पीछे है, और ये जो राजनीति वाले लोग हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ये शिक्षित होते हैं तो शायद ये फ़ायदा नहीं उठा पाते। आज देखिए आप, अभी इन्होंने क्या निकाला है, लाडली बहना योजना निकाले ना, 1000 रुपये देने के लिए बोले। एक तरफ तो ये बोलते हैं ये कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी दे रही है, ठीक है, और यही योजना ला करके ये चुनाव का टाइम पर लागू कर देते हैं, पटक दिया, ठीक है। मेरा कहना ये था कि तुम 5 साल से सो रहे थे, तुम्हारी पार्टी 15 साल से यहाँ पे थी, तो 15 साल से सो रहे थे, आपने पहले ये योजना लागू क्यों नहीं किया, चुनाव के टाइम पर ही क्यों किया? मतलब ज़्यादातर तो नकलची चीज़ें ही देखी जाती है मध्य प्रदेश। हाँ, ये आम आदमी पार्टी का कॉपी करते हैं, देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी वहाँ दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ सबको दे रही है 2-2 हज़ार रुपये महिलाओं को, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ही परिवार को दे रहे हैं। सोचते हैं जो गरीब है वही फंसेगा जाल में, वो पढ़े लिखे नहीं है वही तो फंसेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसको पैसा दे दोगे तो भी वो ले लेगा, लेकिन वोट नहीं देगा, और गरीब है तो दे देगा। हमारे चलो गैस भरवाने के लिए हो गया था, हमारे इलाज के लिए हो गया था, तो वो गरीब परिवार दे देता है जब वो पैसा मुसीबत में आ जाता है तो वोट। तो देखिए इसमें ये क्या है कि ये जो जिस तरीके से कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये गलत है। आप अगर केजरीवाल जी अगर शिक्षा फ्री दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, लाइट फ्री दे रहे हैं, तो आप कोशिश करते हो कि लाइट वहाँ पर फ्री ना हो। अभी इन्होंने देखा होगा आपने कि ऑब्जेक्शन लिया कि दिल्ली में लाइट आप फ्री नहीं दोगे। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, देखिए जो उनके पास फंड होता है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास, वो जनता के लिए करते हैं, लेकिन जो इनके पास फंड होता है ये ब्लैकमेल करके रख लेते हैं, खा लेते हैं ये। अब ये बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, ये पूछते हैं, लेकिन पैसा जनता का ही होता है और जनता में केजरीवाल जी लगा देते हैं, लेकिन ये जनता का पैसा खा जाते हैं बीजेपी वाले। तो देखिए आज अगर केजरीवाल जी अगर जनता को दे रहे हैं, गरीब परिवार है, अगर उसको लाइट फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य अगर दे रहे हैं, तो इनको क्यों दिक्कत हो रही, बिजली फ्री दे रहे हैं? अरे आपको भी तो सरकारी कार मिली है, सरकारी बंगला मिला हुआ है, लाइट फ्री मिली है, आप जितने बार विधायक बन रहे हो, मंत्री बन रहे हो, उतने बार आप पेंशन ले रहे हो। आप क्यों नहीं गरीबों के लिए छोड़ देते हो? आप क्यों सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हो? आप छोड़ दो। आप इतने बड़े नेता हो करके आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक गरीब को अगर कोई व्यक्ति या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर दे रहा है तो आपको दर्द हो रहा है गरीब को? ना आप गरीब के लिए कर सकते हो, ना चाहते हो कि ना हाँ करने देते हो। इनका बस एक ही उद्देश्य है, ना मैं करूँगा ना करने दूंगा। इनका बस एक ही उद्देश्य है, कोई और पार्टी ना आए, मैं ही तानाशाह बन के रहूँ। चलिए चलते चलते कुछ और बात करेंगे। हम आपसे बता दें कि आप जो है
जिला पंचायत सदस्य के लिए आपने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में क्या अनुभव रहा, लास्ट में वो भी जानने का प्रयास करेंगे आपसे। कैसा अनुभव था और एक महिला होने की कमी तो कहीं महसूस नहीं हुई कि मैं महिला हूँ, कोई दबाव डाल रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, जो आपने बोला महिला का, तो मैं पहली बात तो मैं अपने आप को महिला ये कभी फील ही नहीं करती हूँ कि मैं महिला हूँ, क्योंकि मैं दुनिया करवाना चाहती है। अब दुनिया कुछ भी करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना, हाथी चलती रहती कुत्ता भौंकता रहता है। हम जिस रास्ते निकल चुके हैं वो अपने रास्ता पकड़ लिया, अपने मकसद पे उतर गए हैं तो उतर गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं एक लड़की हूँ, मैं आपने देख रहे होंगे मैं कार चला के अभी आई हूँ, चाबी मेरे हाथ में है। मैं ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ, अपना खेत भी जोत लेती हूँ, मैं ट्रक भी चला लूँगी, डंपर भी, बस भी सब चला लेती हूँ मैं। जी जी। मैं सक्षम हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं रात को नहीं जाऊँ। मैं कई बार सीधी से रात को जाती हूँ। देखिए, मरने का सबको डर होता है। अरे आया है इंसान, एक दिन मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो जिस दिन उसकी मौत होगी। तो मैं रात को 10 बजे रात को मैं सीधी से जाती हूँ यहाँ से गाड़ी लेकर के। मैं नहीं डरती कभी मुझे कोई मार देगा। चुनाव का अनुभव क्या रहा आपका? चुनाव को देखिए, अनुभव तो देखिए, जिला पंचायत सदस्य में हमारे 69 गांव थे, मतलब क्या बोलते हैं 69 गांव थे और 24 पंचायतें थी। बहुत बड़ा क्षेत्र था और करीब 70,000 कुछ वोटर थे वहाँ पर। बहुत ही चुनाव टफ था, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, क्योंकि वो रेत माफिया थे, भ्रष्टाचारी थे, जिसके कारण से हमें भुगतना पड़ा। जब चुनाव हुए बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, जनता ने समझा, क्योंकि जब मैं प्रचार कर रही थी तो मैं अपना एक हाथ से कार चला रही थी, एक हाथ से मैं लगातार माइक पकड़ के प्रचार कर रही थी। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं कार में बैठ के पीछे बैठ के और मैं घूम रही हूँ। मैं खुद अपना प्रचार मैंने खुद किया है अपना कार चला करके, और किसी पे डिपेंड नहीं थी। बाकी तो लोग आपने देखते थे कि उनके पति प्रचार कर रहे हैं, महिलाएं घर में सो रही हैं लगा के कूलर एसी। तो मैं इतनी बड़ी गर्मी में मैंने प्रचार किया, क्योंकि देखिए, जब तक हम क्षेत्र में नहीं घूमेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ पर जो है मतलब स्कूल है, कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे मतलब कि आवास योजना नहीं मिल पा रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जब जन जन तक पहुँचते हैं तब मालूम चलता है। तो हमने इसलिए जन जन तक गई कि मुझे पता चले कि लोग कितना पीड़ित हैं। तो देखिए, समाज में बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। जहाँ मैं खड़ी हो जाती थी वहाँ पर कम से कम तो 10 से 20 लोग समस्या लेकर के आ जाते थे, इतनी समस्या है वहाँ पर। तो देखिए, जब चुनाव लड़ने के बाद जब काउंटिंग हुई तो 72 घंटे आपने कभी ज़िंदगी में सुना था कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग चली हो? कभी नहीं हुई, अभी तक कभी नहीं हुई ना। लेकिन हमारे सिहावल में यही सरकार के राज में, यही विधायक जी के राज में 72 घंटे जो है काउंटिंग हुई थी। और ये कलेक्टर महोदय जो थे ये बिके हुए थे, उस टाइम पर बिके हुए थे। और इसके बाद वहाँ पर जब भ्रष्टाचारी हो रही थी तो पहले ही राउंड में गड़बड़ी पाई गई थी और 28 मतपत्र एक टेबल पर फर्जी पकड़ाए थे, हमारे एजेंट ने पकड़ा। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन किया, मीडिया आई और हमने मीडिया के भी बात रखी। मीडिया पर कलेक्टर जी आए, कलेक्टर जी से मैंने सवाल पूछी कि 28 मतपत्र कहाँ से आए? तो बोलते हैं ये एक्चुअली वो विधानसभा का है, यहाँ पर आ गया है। मैंने बोली कैसे हो सकता है पॉसिबल? 28 देखिए, 28 मतपत्र की कोई कॉपी तो होती नहीं है, ज़्यादा भी तो आ सकते हैं ना, कम से कम 100-200 की मोटी कॉपी होती है उसमें, तो मतपत्र तो पूरे आए होंगे, फिर पूरी कॉपी ही आई होगी। लेकिन बोले नहीं हो गया, वो जो जितना था पकड़ा गया। लेकिन वो पहले ही राउंड में 28 पकड़ा गए। मैंने जब ये कलेक्टर महोदय जी नहीं सुने तो मैं चली गई हाई कोर्ट में गई। मैंने रातों रात भागी हूँ और गई हूँ, मैं स्टे लगवाई हूँ। वहाँ पर स्टे जैसे लग जाता है तो ये लोग तिलमिला जाते हैं कि तो स्टे लगवा दिया। फिर इन्होंने क्या करते हैं कि एक पोलिंग का इन्होंने चोरी ये लोग कोशिश करते हैं कि मैं जिसका पकड़ाया हुआ था मतपत्र, सोचते हैं कि ये खड़बड़ा का था कि हम जो है ये मतलब वोट करा लें फिर से। तो शनिवार के दिन रात को इन्होंने 6-7 बजे शाम को इन्होंने जारी करते हैं आदेश और सुबह बोलते हैं कि चुनाव होना है एक पोलिंग का। ऐसा होता है कभी क्या? जनता को बताओ, पहले आप उनको जागरूक करो, भाई कल वोट पड़ेगा। ये कैसी राजनीति है? आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? देखिए, जनता को मेरा यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया है क्योंकि आप लोग शिक्षित नहीं थे। और ये देखिए, आप लोगों की कमी नहीं है,
ये समाज में जिसको आपने सत्ताधारी समझा, जिसको आपने वोट दिया, जिससे आपने उम्मीद किया, ये आपके साथ उन्होंने धोखा दिया, छल किया आप लोगों के साथ में। तो अब आप लोग अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर दिया, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी आप ख़राब मत करिए, क्योंकि जैसे चला आ रहा है ये ऐसे ही चलता जाएगा। आप लोग बीजेपी कांग्रेस करना बंद कर दीजिए। आप लोग अंधभक्त मत बनिए। अगर आप अंधभक्त हैं तो पहले आप देखिए कि आपके घरों में काम हुआ है क्या योजनाओं का लाभ मिला है क्या आपके पड़ोसी में मिला है क्या आपके समाज में योजनाओं का लाभ मिला है क्या। आप सिर्फ सेल्फिश मत बनिए, आप पूरे समाज को देखिए, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं या आप एक समाज सेवी हैं। तो आप जो है सबको साथ लेकर के चलिए। जब समाज आगे बढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, और जब पूरा समाज बढ़ेगा तो पूरा मेरा सीधी जिला आगे बढ़ेगा। जब पूरा सीधी जिला आगे बढ़ेगा तो पूरा मेरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, और जब मध्य प्रदेश पूरा आगे बढ़ेगा तो मेरा पूरा देश आगे बढ़ेगा, और पूरे विदेशों में चर्चाएं होंगी कि एक जो है भारत है ऐसा देश है जहां पर बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, भ्रष्टाचार ख़त्म है और वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। तो मेरा यही कहना है कि अब आप लोग गुमराह ना हो, गुमराह जितना हो गए। अब आप लोग के सामने तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी आ चुका है। बस आप लोग एक मौका दे दीजिए। आप लोग अपने बहन बेटी पर विश्वास तो करिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और आप लोग अपनी एक लड़की पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा करिए। आप लोग एक मौका दीजिए आम आदमी पार्टी को, और नहीं हो तो आप दोबारा मौका मत देना। मैं आप लोगों से यही आग्रह कर रही हूँ कि यहाँ पर शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य सब फ्री दिया जाएगा, आने जाने के लिए बस सेवा फ्री दी जाएंगी, और भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाएगा, और योजनाओं का लाभ आप लोगों को सही समय पर मिला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। लगातार आप देख रहे थे कि आखिर में जो क्षेत्र है सिहावल, वहाँ पर क्या चल रहा है और विकास की नींव जो है किस स्तर पर रखी जाएगी, किन किन चीज़ों की कमियां हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और पढ़ी लिखी जो महिला हैं आपके सामने, पंडित सीमा शर्मा, जो कि एक लंबी तैयारी के साथ आ रही हैं। आपने बताया ही कि जो मैंने जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव लड़ा उसमें क्या मैंने स्ट्रगल किया, क्या मैंने अनुभव पाया, उससे सारी बातें आपके सामने हैं। अब देखना यही होगा कि जनता चुनाव किसे करती है, क्या देखती है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। सर मुझे उम्मीद है जी, मुझे जनता से उम्मीद है कि देखिए जनता त्रस्त हो चुकी है। हर क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है, जनता त्रस्त है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था जनता के पास। लेकिन अब तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि वो जो है आम आदमी पार्टी को चुनेंगे, और उनको विश्वास भी होगा अपनी बेटी पर, हाँ, कि जो बेटी कह रही है वो सही कह रही है और वो दिलाएगी। क्योंकि मुझे जनता मुझसे उम्मीद करती, जब क्षेत्र में जाती हूँ जनता मेरे पास आती है तो लगता है कहीं कहीं जनता मेरे पर विश्वास करती है, और मैं जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। बस मैं एक बार कह रही हूँ कि मुझे आप लोग एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे दो। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ जनता से कि अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग ये कीचड़ में आप लोग जो धंस गए हो, कीचड़ में समा गए हो, अब निकल जाओ, नहीं तो आप लोग पताल में समा जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ये लोग ना ये मगरमच्छ की तरह हैं, आप लोगों को लिगड़ लेंगे, खा जाएंगे ये लोग। दोनों ही पार्टियां तानाशाह बन चुकी हैं। बिल्कुल, आपने भी पढ़ा होगा कि कमल वहीं खिलता है जहां कीचड़ होता है, और कीचड़ ही अगर नहीं होगा तो सोचिए कमल कैसे खिलेगा। तो आमतौर पर आप भी इस बात से परिचित हैं, और आपका भी कहना यह है कि मुझे एक मौका दिया जाए। अब देखना यही होगा कि जनता क्या करती है। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से, और खास खबरों के साथ फिर आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय विंद।